आज मैं हूँ शांति रतन फाउंडेशन में। मेरे साथ है आज का पॉडकास्ट का गेस्ट इंद्रजीत जी। तो उनके यहाँ पे आया हूँ और देखते हैं ये पॉडकास्ट कैसे चलता है। थैंक यू। सो हे गाइस, हे व्यूअर्स, इस पॉडकास्ट में चित टॉक्स में आज मैं हूँ स्पेशल गेस्ट इंद्रजीत के साथ हूँ छतरपुर में। तो सर प्लीज आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। मेरा नाम इंद्रजीत सिंह है, प्रेसिडेंट ऑफ शांति रत्न फाउंडेशन। एक रिहैबिलिटेशन सेंटर है विच वी स्टार्टेड इन मार्च 2014 और जैतपुर बदरपुर से स्टार्ट किया था। नाउ वी हैव समवेयर अराउंड 8 ब्रांचेस इन ऑल ओवर इंडिया, आई मीन दिल्ली एनसीआर। तो सर आपका लाइफ स्टोरी बताइए, किस कारण और क्यों आपने ये फील्ड को चूज किया और कैसे आप रिकवरिंग में आ चुके हो, रिकवरी में आ चुके हो। आप थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को बता सकते हैं आपका लाइफ स्टोरी और स्ट्रगल। लाइफ स्टोरी की अगर बात करूं तो बहुत बहुत टाइम जाएगा उसमें। मैं आपको छोटा छोटा बता दूं कि लगभग 20-21 ईयर्स की यूजिंग थी मेरी, यूजिंग टाइम था, मतलब ड्रग अब्यूज यूज जो किया मैंने। इफ यू टॉक अबाउट सब्सटेंस तो शायद ही कोई ऐसा सब्सटेंस होगा उन दिनों जो किया मैंने। इफ यू टॉक अबाउट सब्सटेंस तो शायद ही कोई ऐसा सब्सटेंस होगा उन दिनों जो कि मैंने नहीं यूज किया। और फिर कई साल पीने के बाद ऑब्वियसली हेल्थ खराब हुई और रिलेशंस खराब हुए घर पे दोस्तों से। एंड आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर बाय प्रोफेशन। सो मैं जहाँ जॉब करता था, आई वाज गेटिंग वेरी हैंडसम सैलरीज ओवर देयर, तो ज़्यादा परेशानी हुई नहीं नशा करने में, हैं? जो कि एक एडिक्ट को फेस करना पड़ता है, उतना मुझे इनिशियली फेस नहीं करना पड़ा बिकॉज़ पैसे ठीक-ठाक थे नशा करने के लिए। बट ओवर द टाइम, ओवर द पीरियड जब एडिक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो जितने भी पैसे थे वो भी कम पड़ने लग गए, है ना? तो थोड़ा बहुत फ्रॉड, कुछ लोगों से उधार, कर्ज़े, फिर प्रोफ़ेशनल कॉलेजेस में एडमिशन कराने के कमीशंस और बड़े सारे ऊट-पटांग चीज़ें, बैंक के लोन्स, ये सब लेकर के यूज़ करना शुरू किया। और फिर फाइनली एक टाइम आया जब नशा करना ज़्यादा ज़रूरी था जॉब करने से या अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाने से। तो धीरे-धीरे कंपनीज़ ने जॉब देना भी बंद कर दिया है बिकॉज़ रेगुलैरिटी नहीं थी, ऑफ़िस जाना नहीं हो पाता था रेगुलर। और ऐसे ही चलता रहा। तो एक बार किसी ने घर वालों को एडवाइस किया रिहैब के लिए, तो तब स्टार्ट हुआ मेरे ट्रीटमेंट का सिलसिला। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, मेरे ख्याल से देयर आर समवेयर अराउंड 42 रिलैप्सेस इन टोटल ओवर द ईयर्स। मतलब मेरा ट्रीटमेंट भी लगभग अगर बात करूँ तो 14-15 साल ट्रीटमेंट लेने के बाद जाके मैं क्लीन हुआ। आप एक वर्ड कह रहे थे, रॉक बॉटम। रॉक बॉटम मीन्स कि ऐसा क्या हुआ ज़िंदगी में, कितना कितना नीचे चला गया कि उसके बाद लगा कि अब नहीं। तो आई वाज़ यूजिंग व्हेन आई गॉट मैरिड आल्सो। जब मेरी शादी हो गई थी तब भी मैं यूज़ ही कर रहा था। तो जब मेरे बच्चे हुए, बेटियाँ हुई मेरी ट्विन्स, उस टाइम पे मैं रिहैब के अंदर ही था। अ, तो मेरी वाइफ़ आई थी डिवोर्स के पेपर्स लेकर के कि भैया अब नहीं होगा, बहुत साल झेल लिया, अब बच्चे हैं, उनका फ्यूचर देखना है, मैं तुम्हारे जैसे बंदे के साथ नहीं रह सकती, दिस एंड दैट। तो शायद वो था टर्निंग पॉइंट लाइफ़ का क्योंकि मैं अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। तो और वैसे भी बहुत हो गया था यार, कितना ही, मतलब अपनी तरफ से तो मैंने कई बार कोशिश की, अपने आप से सच्चे वादे किए कि दोबारा नहीं करना। बट ये जो डिज़ीज़ है एडिक्शन की, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है ना? तो कई बार ऐसा भी होता है कि आप दिल से नहीं चाहते हो करना, बट उसका ऑब्सेशन इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि वो आपको कहीं न कहीं से खींच के ले ही आती है। तो वही मेरे साथ चलता रहा, मल्टीपल रिलैप्सेस होते रहे। तो वो शायद एक टाइम था 2011 जब मैं क्लीन हुआ।
एंड अगेन किसी ना किसी रिहैबिलिटेशन सेंटर से ही क्लीन हुआ। उससे पहले बहुत सारे कर लिए थे, तो ये नहीं कह सकते कि उस रिहैब में कोई अलग ट्रीटमेंट मिल गया, क्योंकि ऐसा कोई ट्रीटमेंट नहीं था जो मैंने नहीं झेला हो, है ना? बीइंग इट स्मॉल डिटॉक्सेस या लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट, वीआईपी ट्रीटमेंट्स, टीसी ट्रीटमेंट, सब कुछ किया हुआ था। तो कुछ ऐसा अलग से तो नहीं कुछ स्विच हुआ दिमाग में कि यहाँ पर कुछ अच्छा मिल गया। बस ये था कि शायद अब करा नहीं जा रहा था या फिर अब नशा हो भी नहीं रहा था, है ना? तो वो एक कारण था कि मैं फिर क्लीन हुआ। फिर अ, जैसे कई सारे रिकवरिंग एडिक्ट्स हैं जिन्होंने रिहैब ओपन किया और सोसाइटी के सर्व कर रहे हैं एज़ अ पीयर सर्विस प्रोवाइडर। तो मेरे दिमाग में भी यही आया कि काफ़ी टाइम से लगभग 15 साल से तो रिहैब्स के ही चक्कर काट रहा हूँ, तो फिलहाल के लिए मेरे पास इससे अच्छा एक्सपीरियंस है नहीं, है ना? तो रिहैब करते-करते, ट्रीटमेंट लेते-लेते थोड़े टाइम बाद वॉलंटियर सर्विस करना, तो लगभग सारी चीज़ें पता ही थी कि रिहैब को अंदर से कैसे मैनेज करना है, डिसिप्लिन कैसे मैनेज करना है, ये सारी चीज़ें सीख ही गए थे। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं कई सारे डॉक्टर्स के साथ भी काम किया रिहैब के अंदर। उसके बाद मैंने प्रॉपर सर्टिफ़िकेशन ली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अ काउंसलिंग की रिहैब के लिए। एडिक्ट्स को कैसे समझा जाए, कितने दिनों का डिटॉक्स ज़रूरी है, कितने दिनों के बाद उनको खुला छोड़ना ज़रूरी है, कब तक उन पे ट्रस्ट करना है। तो बीइंग एन एडिक्ट मुझे पता था कि एक एडिक्ट कितना नीचे गिर सकता है या कौन कब सच बोल रहा है, कौन कब झूठ बोल रहा है, बहुत आसानी से पकड़ में आ जाता था। तो ये चीज़ मेरे लिए बड़ी हेल्पफुल रही कि मैं खुद एक एडिक्ट था, तो मेरे लिए थोड़ा आसान था पर्सनलाइज़ करना भी, है ना? एक एडिक्ट की फीलिंग को समझना भी और उनके झूठ और सच को पकड़ना भी बहुत आसान था मेरे लिए। वो बहुत हेल्पफुल साबित हुआ और मैंने फाइनली 2014 में ये शांति रत्न फाउंडेशन ओपन किया, जिसमें कि मैं कई इंटरव्यूज़ में पहले भी बोल चुका हूँ कि मेरे मदर और फादर का नाम है ये। शांति मेरे मदर का नाम है, रत्न मेरे फादर का नाम है, तो दोनों का नाम जोड़ के शांति रत्न फाउंडेशन। क्योंकि मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो है मेरे ड्रग्स की वजह से या मेरे नशे की वजह से मेरे पेरेंट्स ने ही देखी है। तो कहीं न कहीं एक ट्रिब्यूट था उनके लिए कि और क उनका आशीर्वाद भी है। देखो मैं देखे हैं कई सारे केसेज़, अब कोई इसमें बड़ी बात नहीं है बोलने की, लेकिन बहुत से केसेज़ मैंने ऐसे देखे हैं जो कई सारे रिहैब्स काट के आए और यहाँ आके रुक गए, है ना? यहाँ पर अभी तक अगर हम ऐसे एक रैंडम काउंट की बात करें तो पिछले 12 साल में मेरे ख़्याल से 2500 से ज़्यादा बच्चे हैं जो यहाँ से क्लीन हैं। है ना? ये एक रैंडम काउंट है, अगर मैं ऑन पेपर्स बात करने जाऊँगा अगर सब कुछ चेक करके तो शायद काउंट ज़्यादा निकले। और रही बात फीमेल रिहैब की, तो जब मैंने स्टार्ट किया था तो दिल्ली एनसीआर में एक भी फीमेल्स का रिहैब था नहीं, है ना? और ये भी गॉड ग्रेस ही थी कि जब मैंने रिहैब ओपन किया विद इन अ वीक मेरे पास 2 फीमेल पेशेंट्स की इंक्वायरी आई, तो मैंने उस टाइम जेंडर पे ध्यान नहीं दिया, है ना? ना ही मैंने गाइडलाइंस के बारे में सोचा कि क्या होगा, क्या नहीं होगा। बस उस टाइम जुनून बहुत था कि किसी न किसी तरह किसी एक बच्चे को ठीक कर लें, तो ज़िंदगी सफल है। मेरा वो एक सवाल है सर इस दौरान, हुँ, हुँ। जैसे कि जेंट्स रिहैब में रिस्क होते हैं, लेकिन फीमेल रिहैब में भी रिस्क होते हैं। हुँ, हुँ। लेकिन आपको क्या लगा जैसे कि आप बता रहे हैं कि हाँ, मैं ट्वीट करना चाहता हुँ, हूँ और दिल्ली एनसीआर में कोई भी जगह नहीं है। हुँ। तो फीमेल्स को क्यों आप रिस्क लेके और एक्स्ट्रा एफर्ट डाल के आपने क्यों स्टार्ट किया? देखिए, मैं आपको वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैंने इनिशियली जेंडर के ऊपर ध्यान ही नहीं दिया। मेरे लिए मेल हो, फीमेल हो, एक एडिक्ट ही है ना? तो जो काम एक मेल एडिक्ट करेगा, मेरे ख़्याल उससे वर्स एक फीमेल कर जाएगी। बिकॉज़ कहीं न कहीं एक चीज़ तो पक्की है कि फीमेल्स के पास मेल से 2-4 ऑप्शंस ज़्यादा हैं नशे करने के, है ना? पैसे कमाने के भी और पैसे बनाने के भी, और बहुत बहुत ईज़िली लड़कियों को कोई भी हेल्प कर देता है नशे के लिए। और कुछ लड़कियाँ, मतलब ऐसा भी मेरे पास कई केसेज़ आए हैं जो कि कई सालों तक उन्होंने नशा किया और उन्होंने अपनी जेब से एक भी पैसा नहीं लगाया, है ना? तो एक टाइम के बाद समझ में आ जाता है कि कैसे लोगों को यूज़ करना है, बीइंग अ फीमेल एडिक्ट, जी, है
है ना? तो मतलब इनिशियली तो सबके साथ यही होता है कि मज़ा है और सोसाइटी है, एक ग्रुप है ना? प्लेज़र है, लेकिन एक टाइम के बाद चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, हर बंदे के साथ यही है कि उसको कैसे भी करके अपनी बॉडी को वो देना है, जो उसकी बॉडी डिमांड कर रही है। होता है ना एडिक्ट के साथ कि हो सकता है सारा दिन वो फिर भी ठीक रहे, लेकिन शाम को 5-6 बजे के बाद अगर आपने नोटिस किया हो तो क्रेविंग डबल हो जाती है। जी, जी। है ना? कहीं न कहीं दिमाग में बैक ऑफ द माइंड ये रहता है कि अब शायद ठेके बंद हो जाएँगे थोड़ी देर में, माल नहीं मिलेगा, तो वो शाम को क्रेविंग बढ़ जाती है। जी। पॉज़िटिव